देखिए हमारी कौन सी टॉपिक चल रही है। पहले तो जानिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग बीमारी के बारे में पता करते हैं, ठीक है। मीन्स की बीमारी के बारे में स्टडी करते हैं, किसमें, पैथोफिजियोलॉजी में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं, होम्योस्टैटिक्स को पढ़ा दिए हैं। जो नहीं देखे वो अगले वाले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, सेल इंजरी। सेल इंजरी में हमने आपको इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया है। क्या चल रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या चल रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, पैथोजिनेसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पैथोजिनेसिस मीन्स कि इसका मतलब है कि जो हमारे बॉडी में, जो एक ह्यूमन बॉडी में जो सेल इंजरी कॉज हो रही है वो किस किस पैथो पाथवे को फॉलो करके कॉज हो रही है, ठीक है। पैथोजिनेसिस वाले में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो जिसमें हमारा, इसमें भी हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट है। अगर आप नहीं देखें पहले वाले लेक्चर को तो आप उसको देख लीजिएगा। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे ये आगे वाला नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अगले वाले लेक्चर में हम आपको सोडियम पंप डैमेज बता दिए हैं और डिक्रीज ऑफ सेल ये भी बता दिए हैं, ठीक है। डिक्रीज पीएच ऑफ सेल ये भी हम कंप्लीट करवा दिए हैं। तो हम उस वाले वीडियो में आपको ये वाला थोड़ा सा डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है। उसको आप देख कर आइएगा। यहाँ पे बताएंगे लेकिन बहुत शॉर्ट में ही बताएंगे, तो आपको कम समझ में आएगा। सिर्फ मैं जितना काम रहेगा मैं उतना बताऊंगी, लेकिन हमारे अगले वाले लेक्चर में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन किए, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा। देखिए, तो जो हमारी एडॉप्टेशन होता है, सॉरी, जो हमारा पैथोजिनेसिस होता है, सेल इंजरी हमारे बॉडी में दो टाइप के कॉज होती हैं। एक तो तीन टाइप की होती हैं, ठीक है। एक आपकी होती है लो स्ट्रेस, जो थोड़ा बहुत लगता है, ठीक है। लो स्ट्रेस में क्या होता है, थोड़ा बहुत लगता है, हमारी जो सेल होती है वो उसको एडॉप्ट कर जाती है, मीन्स कि उसको झेल जाती है, ठीक है। वो वाली टॉपिक छोड़े हैं, हम आगे आपको पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद आपका आता है मीडियम स्ट्रेस। मीन्स कि मीडियम स्ट्रेस, जैसे कि हमने बताया था कि थोड़ा बहुत हमारे सेल पे क्या हो, थोड़ा सा स्ट्रेस पड़े ज़्यादा, लेकिन वो फिर क्या हो, जैसे स्ट्रेस सेल से हटे तो हमारी सेल क्या हो, अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। फिर इसके बाद क्या होता है, हाई स्ट्रेस, जिसको हम लोग रिवर्सिबल स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। जब हमारी सेल एक नॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में आती है तो उसको रिवर्सिबल स्ट्रेस कहते हैं। और जब वही सेल हमारी रिवर्सिबल स्टेज में नहीं आती, मीन्स कि एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में नहीं आती है, वो सेल हमारी डेथ कर जाती है, उसको हम लोग इरिवर्सिबल स्ट्रेस कहते हैं, इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी तीन टाइप से कॉज होती है। एक तो होता है लो सेल इंजरी, एक मीडियम सेल इंजरी, एक हाई सेल इंजरी। लो सेल इंजरी को सेलुलर एडॉप्टेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? लो सेल इंजरी को सेलुलर एडॉप्टेशन के नाम से जानते हैं। इसमें जो हमारी सेल होती है वो सेल पे पड़ने वाले प्रेशर को झेल लेती है, एडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है मीडियम सेल इंजरी, लो टू मीडियम सेल इंजरी। इसमें क्या होता है, जब सेल पे किसी भी टाइप का प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, या फिर सेल पे चोट लगती है, तो अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन को चेंज कर देती है कुछ दिन बाद। फिर इसके बाद वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है, रिवर्सिबल इंजरी, मीन्स की हाई प्रेशर। जब आपके सेल पर हाई प्रेशर लग जाते हैं तो आपकी सेल कहाँ पे चली जाती है, डेथ में चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल इंजरी बोलते हैं। मीन्स कि जब आपकी सेल एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, इस प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलते हैं। जब आपकी वही सेल एबनॉर्मल कंडीशन से अंदर ही चली जाए, मीन्स की डेथ कर जाए, नॉर्मल कंडीशन में ना आए, इस प्रोसेस को इरिवर्सिबल बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में? जैसे एग्जांपल में हमने बताया था, अगर आप रोड पे बाइक चला रहे हैं, बहुत स्लो बाइक है आपकी, क्या है, बहुत स्लो बाइक है, तो आप सिर्फ आराम से गिरे तो आपकी बॉडी में चोट लगेगी, कमर में दर्द होगा, टूटा फूटा कुछ भी नहीं है, हाथ में दर्द होगा, कुछ दिन बाद आप थोड़ा सा मालिश वगैरह करेंगे तो ठीक हो जाए। लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ कि बाइक से हो गया, एक एक्सीडेंट क्या होगा, बाइक से होगा, तो उसमें आपकी सेल क्या होती है, डैमेज होती है, आपके सेल पे स्ट्रेस पड़ता है, डैमेज होती है, टूटता है, फूटता है, खून निकलता है, तो वहाँ पे आप मलहम पट्टी करते हैं 2 से 3 महीने बाद। वो आपका 1 से 2 महीने बाद 15 से 20 मिनट में जैसा चोट लगता है उसके अकॉर्डिंग आपकी सेल क्या होती है, एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में धीरे धीरे आने लगती है,
ठीक है। एक तो होता है जब आपका एक्सीडेंट किसी ट्रक से हो जाए और आपकी तत्काल मौत हो जाए, ये आपका होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। मीन्स कि उसमें क्या होता है, देखते रहिए, सर फट गया, पेट से अर्थरी बाहर आ गई, हाथ पैर टूट गया, पेट पर से ही क्या हुआ, बस का चक्का चला गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें इंसान की तुरंत मौत हो जाती है, इंसान जीता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। तो सेल इंजरी कैसे होती है, हम उसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं कि जो सेल इंजरी जब होती है तो हमारी बॉडी अपने नॉर्मल कंडीशन में कैसे आती है, या फिर हमारे बॉडी की डेथ जो होती है, जो हमारे बॉडी की सेल्स की डेथ कैसे होती है। अगर सेल्स की डेथ हुआ तो इंसान का भी डेथ हो जाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा हमारे बॉडी की सारी सेल्स जब डैमेज कर जाती हैं तो इंसान का डेथ भी हो जाता है। कैसे होता है उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे कि पहले हमने क्या बोला था, सोडियम पोटेशियम पंप। कौन सा? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप ये हमारे कहाँ पे होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। कहाँ पे होते हैं, सेल के। सोडियम पोटेशियम पंप हमारे क्या है, सेल है, सेल के ऊपर ही क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। ऐसे ही इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सोडियम आयंस और हमारे पोटेशियम आयंस में इसके 3 सोडियम आयंस सेल के अंदर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयंस सेल के बाहर जाते हैं, जो सेल के अंदर के निगेटिवली चार्ज को मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन किसी भी वजह से जब हमारी सेल डैमेज होती है तो ये हमारा पंप भी क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम आयन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ने लगता है और हमारी सेल्स क्या होती है, स्वेल कर जाती है। सेल हमारी क्या होती है, स्वेल कर जाती है। जैसे कि Na हमारा नमक जो रहता है उसको खुले में रख दीजिए, नमक में जो सोडियम होता है उसके अंदर कैपेसिटी रहती है पानी को एब्जॉर्ब करने की। तो ये जैसे हमारे सेल में जाता है, जैसे कि हमारे सेल में NaCl का कंसंट्रेशन बढ़ा, NaCl का कंसंट्रेशन बढ़ा, सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो हमारे सेल में भी तो साइटोप्लाज्म होते हैं। ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। इतना एब्जॉर्ब करने लगता है कि ये हमारी सेल सूज जाती है। ठीक है, जिसमें सेल में क्या होती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। फिर इसके बाद हमने आपको डिक्रीज ऑफ पीएच सेल, डिक्रीज पीएच सेल के बारे में बताया था कि जो हमारी सेल होती है वो ग्लाइकोलाइसिस करती है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, वो ग्लाइकोल को या फिर ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मीन्स उसमें से एटीपी निकालती है, एटीपी हमारे क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में और ग्लूकोज में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो किस प्रोसेस से होती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से होती है। इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, एरोबिक प्रोसेस होती थी। वहां पे क्या होती थी, एरोबिक प्रोसेस होती थी, जिसमें सेल का पीएच मेंटेन रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी जब हमारे सेल पे स्ट्रेस पड़ता है या फिर किसी भी वजह से हमारा हाइपोक्सिया और इंसेमिया हो जाता है बॉडी में, तो ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती। मीन्स कि सेल को एनर्जी नहीं मिलती, तो सेल क्या करती है, खुद से ही एनर्जी बनाने लगती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी बनाती है। मीन्स कि एनारोबिक प्रोसेस को फॉलो करके एनर्जी बनाती है, जिसकी वजह से सेल में लैक्टिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ता जाता है। मीन्स कि लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और एसिडिक नेचर होने के कारण हमारा सेल का पीएच डाउन हो जाता है। ठीक है, सेल का पीएच हमारा डाउन हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकती है हमारे सेल को डैमेज करने के लिए। कैसे, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा कौन सा था, ये वाला हम नहीं बताए थे। तीसरा कौन सा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल। अब देखो इसको कहाँ पे पता है, यहाँ पे बता दे रहे हैं। तीसरा कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप तो जानते हैं हमारे सेल में क्या पाई जाती है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के आरी बगल में क्या रहता है, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आर बगल क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ से आपको कुछ ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स दिखेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके क्या दिखेंगे, कंपोनेंट्स दिखेंगे। ये जो कंपोनेंट्स होता है ये एक टाइप का क्या होता है, ये जो कंपोनेंट्स होता है ये एक टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। कहाँ पे प्रेजेंस है, हमारे सेल में प्रेजेंस है, डायरेक्टली किससे अटैच रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। ठीक है, किससे अटैच रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अब देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आपका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन कौन सा होता है,
एक आपका होता है रफ, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे लिख दे रहे हैं, सॉरी, एक आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक आपका आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके कुछ, यही हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को बांटा गया है। जो रफ ऐसे करके ना कुछ पार्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ पार्ट में ऐसे ऐसे उसके ऊपर ना उभरा हुआ संरचना दिखेगी, ऐसे ही क्या दिखेगा, उसके ऊपर उभरा हुआ संरचना दिखेगी, उसी को क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मींस कि ऐसे जो आपका रेटिकुलम बना है इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे ऐसे कुछ कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ये देखने में बहुत ही बेकार लगता है और इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है उस पे ऐसा कोई भी सबस्टेंस नहीं अटैच रहता है। तो जो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो सबस्टेंस अटैच है, ये कौन सा सबस्टेंस होता है, ये हमारा राइबोसोम होता है। कौन सा होता है, राइबोसोम होता है। कौन सा सबस्टेंस होता है, राइबोसोम सबस्टेंस होते हैं। और राइबोसोम किसकी सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। बात समझ में आएगी कि नहीं, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। और जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जहां पे राइबोसोम का अटैचमेंट नहीं है, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये लिपिड का सिंथेसिस करवाती है। किसका, लिपिड का सिंथेसिस करवाती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमारे सेल्स में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे ही सेल्स में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मींस कि सोडियम आयन बढ़ रहे हैं, तो आप तो जानते हैं सोडियम क्या करता है, अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो सोडियम अपने अंदर क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करने लगेगा, जिसकी वजह से सेल में वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। सेल में क्या होता है, सेल में वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। और जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम अटैच है, ये हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम ऐसे ऐसे अटैच है, ये क्या करता है, ये हमारा छूटने लगता है। देखो जब हमारे सेल में क्या होगा, पानी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बहुत ज्यादा होगा, तो ये हमारे क्या होगा, ये राइबोसोम छूटने लगेंगे। जब ये राइबोसोम छूटने लगते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, डिटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम। मींस कि राइबोसोम क्या होता है, डिटैचमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सेल में क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। अब देखो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाता है, राइबोसोम करवाता है। कैसे करवाता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होकर करवाता है, ठीक है। अब पानी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, पानी का कंसंट्रेशन कौन बढ़ाया है, सोडियम बढ़ाया है। क्यों, क्योंकि सोडियम का कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा हो गया था। क्यों ज्यादा हो गया था, क्योंकि यहाँ से जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो डैमेज हो गई, ठीक है। ये हमारी जो सेल है, सेल की जो ये हमारी क्या है, ये हमारी सेल है, सेल की जो सोडियम और पोटेशियम पंप है वो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, ठीक है। जिसकी वजह से सोडियम का कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इंक्रीज होने लगा। और जो सोडियम होता है वो पानी वाटर एब्जॉर्प्शन सबस्टेंस होता है, मींस कि वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की उसके अंदर कैपेसिटी रखती है। तो क्या करता है, अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब पानी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जो राइबोसोम हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच थे, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करवा रहे थे, वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, छूटने लगेंगे। धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, बिखरने लगेंगे, छूटने लगेंगे, डिटैचमेंट हो जाएंगे। मीन्स कि अभी ये क्या है, अटैच है, फिर इसके बाद क्या होगा, इसका डिटैचमेंट हो जाएगा, मीन्स कि ये हमारे छूटने लगेंगे, ठीक है। जब छूट जाएंगे तो वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, इसलिए सेल में प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आई। इसको क्या हुआ, ये हमारी जो होती है, ये हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ये हमारी क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। भाई किसकी वजह से हो रहा है, हमारा इंसेमिया और हाइपोक्सिया की कमी से हो रहा है। जब हमारे बॉडी में इंसेमिया या फिर हाइपोक्सिया होता है, इंसेमिया होगा तो हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होगा तो इंसेमिया होगा, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी किस पे डिपेंड करता है, हमारे ब्लड सप्लाई पे। जितना ज्यादा देखो
हाइपोक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इंसेमिया में क्या होता है, ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है। अब जो हमारा ब्लड होता है वो सप्लाई किसके थ्रू करता है, मींस के ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। अब हमारे बॉडी में ब्लड की सप्लाई ही कम हो गई है तो क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन कम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से अपने अगले वाले लेक्चर में समझाए हैं, तो आप लेक्चर वाइज डाल के अगर लिखेंगे, डाल के पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, जो लेक्चर है डिस्क्रिप्शन चेंज करते हुए जाइएगा, हर वीडियो का लेक्चर उसके डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहेगा। ठीक है, एक चीज बताइए, ये जो प्रोसेस होती है, ये जो सेल इंजरी होती है, ये रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। कौन सी होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। इसको क्या किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है। देखते हैं ना, आप बहुत सारे पेशेंट को देखते हैं, बहुत हांफते रहते, सांस ऊपर नीचे होती है, ऊपर नीचे बहुत स्लो देते हैं। फिर उसको क्या किया जाता है, एक वेंटिलेटर ले जाके ठोक दिया जाता है, एक वेंटिलेटर ले जाके ठोक दिया जाता है, ऑक्सीजन। अब भैया जब सेल को ऑक्सीजन मिलने लगेगा तो सेल क्या करने लगेगी, अपने अंदर एटीपी का फॉर्मेशन करवाने लगेगी। जब सेल में एटीपी बनेगा तो जाहिर सी बात है एडीपी भी बनेगा, एनर्जी बनने लगेगा। ठीक है, जैसे एनर्जी बनेगा और सोडियम पोटेशियम पंप आपस फिर से ओपन हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो हमारा सोडियम के अंदर से क्या होगा, सेल के अंदर से सोडियम आयन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिर लैक्टिक एसिड जो बन रहा था वो हमारी सेल इसको क्या होगा, पीएच का मेंटेनेंस हमारी सेल ऑटोमेटिक करने लगेगी। क्यों, क्योंकि वो खुद ही एनर्जी बनाने लगेगी, खुद नहीं बनाने लगेगी, एनर्जी बनाने वाली जो प्रोसेस होती है वो आ जाएगी। भाई एनर्जी क्यों नहीं बन रही थी, एटीपी की वजह से नहीं बन रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी नहीं मिल रहा था, इसलिए वो एनर्जी नहीं बना रहा था। जब एनर्जी नहीं बना रहा था तो वो अपने जो हमारी सेल थी, वो सेल को जब एनर्जी नहीं मिल रहा तो अपने आप बनाने लगी। अब यहाँ पे एटीपी मिलने लगा, एनर्जी बनाने लगी। तो बता कि ये सारे जो प्रोसेस होती है ये रिवर्सिबल है। इसको क्या किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही, इस प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है, इसी को हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहे हैं। एक आपका होता है इरिवर्सिबल, एक आपका क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो सेवरल जिसपे क्या होता है, जिसपे जो स्ट्रेस होता है वो लॉन्ग टाइम से बना हो। जैसे कि काफी दिन से अस्थमा का शिकार है, काफी दिन से क्या है, अस्थमा का शिकार है, काफी दिन से ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देखेंगे, वो जब गिर जाते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत जब उनके सेल पे हाईएस्ट स्ट्रेस पड़ता है, मीन्स कि ज्यादा स्ट्रेस जब पड़ जाता है, मीन्स कि सेवरन बहुत ज्यादा स्ट्रेस जब पड़ जाता है, जैसे अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो इंसान डेथ में चला जाएगा, तो उसकी मौत कैसे होती है उसी के बारे में समझते हैं। देखिए, जब सेवरन स्ट्रेस बॉडी में होता है तो उस समय क्या होता है, राइबोसोमल हमारे डैमेज हो जाते हैं। जब सेवरल बॉडी स्ट्रेस होता है या फिर लॉन्ग टाइम से जब सेल पर क्या होता है, स्ट्रेस पड़ता है, या फिर अचानक से सेवरल स्ट्रेस सेल पर लग गया तो क्या करेगा, वो उसमें प्रोटीन सेल का डैमेज हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डैमेज हो जाता है, और जो सेल मेम्ब्रेन रहती है वो भी डैमेज हो जाती है, वो भी क्या होती है, डैमेज हो जाती है। कैसे होती है, आइए देखते हैं। देखो इसको ये हमारे इरिवर्सिबल सेल इंजरी को बताने से पहले आप इस पॉइंट को याद में रखिएगा कि जब हमारे सेल्स में लैक्टिक एसिड बढ़ता है उसकी वजह से इंसान की मौत होती है। कैसे होती है इसको अभी हम लोग बाद में बताएंगे। देखिए, ठीक है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी देखते हैं। कौन सा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हमारे सेल पर लॉन्ग टाइम से स्ट्रेस पड़ता है, लॉन्ग टाइम से स्ट्रेस पड़ता रहता है, या फिर अचानक से सेवरल स्ट्रेस पड़ जाए, या फिर बहुत ज्यादा, अचानक से नहीं बहुत ज्यादा सेवरल स्ट्रेस पड़ जाए, तब हमारी सेल क्या होती है, सेल में इंजरी कॉज होती है और जिसकी वजह से हमारी सेल डेथ कर जाती है। अब हमारी सेल डेथ कैसे करती है, या तो सेल में क्या हो जाता है, सेल में क्या हो, या तो नहीं, ये सारी प्रोसेस देखने को मिलेगी। सेल में क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाते हैं, सेल में प्रोटीन्स राइबोसोम्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, सेल में और क्या होता है, जो ये सेल मेम्ब्रेन हमारी डैमेज हो जाती है। कैसे होती है, देखिए, जब इतनी प्रोसेस होगी तो हमारी सेल क्या होगी, डेथ कर जाएगी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हमारे बॉडी में ये वाला सेवरल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, मीन्स कि लॉन्ग टाइम से हो रहा है, लॉन्ग टाइम से बहुत ज्यादा हो रहा है,
तो ये सारी प्रोसेस क्या हो रही है, खत्म हो रही है। मीन्स कि हाइपोक्सिया और इंसेमिया बहुत लंबे समय से है, इसी को समझिए। हाइपोक्सिया या फिर इंसेमिया बहुत लंबे समय से है, आपको ये प्रोसेस देखने को मिल रही है, ठीक है, ये प्रोसेस देखने को मिल रही है। लेकिन आप इसको ऐसे समझिए, एक दिन आपको अचानक से क्या होगा, देखते हैं ना, हाँ भाई वो आदमी बीमार है फिर मर गया, सब कहते हैं अरे बहुत दिन से बीमार था फिर मर गया, यही सब कहते हैं ना। या फिर आप सुने हैं कि अरे यार एक्सीडेंट हो गया, आदमी तुरंत मर गया, ये भी आप सुने हैं। तो उसी को समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी में बहुत दिन से हाइपोक्सिया और इंसेमिया है और उसके बॉडी में ये सारी प्रोसेसेस हो रही है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब ये प्रेशर, जब सेल पे यही प्रेशर लॉन्ग टाइम से बना रहे तो उस वजह से क्या होता है, जो कैल्शियम पोटेशियम पंप होता है वो स्टॉप हो जाता है। ये हमारे सेल्स में क्या होता है, एक तो आपका सोडियम पोटेशियम पंप दिखेगा, एक कौन सा दिखेगा, एक आपका सोडियम पोटेशियम पंप दिखेगा और एक आपका क्या दिखेगा, कैल्शियम पोटेशियम पंप दिखेगा। कौन सा, कैल्शियम पंप दिखेगा। कौन सा पंप, कैल्शियम पंप दिखेगा। और ये हमारा क्या है, सोडियम और पोटेशियम पंप है। सोडियम और पोटेशियम में हमारा कैल्शियम पंप है। अब कैल्शियम पंप एक ऐसा पंप होता है जहां से क्या होता है, कैल्शियम आयंस हमारे सेल के अंदर जाते हैं। कैल्शियम आयन कहाँ पे जाते हैं, सेल के अंदर जाते हैं। कैल्शियम आयन सेल के अंदर जाते हैं। देखिए हमारी सेल्स क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाती है। सेल्स हमारी क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाती है, ठीक है। प्रोटीन की सिंथेसिस कौन कराता है, राइबोसोम करवाता है। जब राइबोसोम सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है तो उसको किस एंजाइम की जरूरत होती है, उसको प्रोटीएज एंजाइम की जरूरत होती है। मींस कि प्रोटीएज एंजाइम की जरूरत होती है, ठीक है। मींस कि एक जो सेल हमारे, जो हमारा राइबोसोम होता है, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएज एंजाइम। किसकी वजह से करवाता है, प्रोटीएज एंजाइम की वजह से क्या करवाता है, यह सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। कब, देखो ये जो हमारा कैल्शियम आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस सेल के अंदर कैल्शियम चैनल से अंदर जाते हैं, कैल्शियम चैनल से अंदर जाते हैं। तो ये जाकर क्या करते हैं, जो हमारा प्रोटीएज एंजाइम जो होता है इसको एक्टिवेट कर देता है। प्रोटीएज एंजाइम, इसमें क्या है, प्रोटीएज एंजाइम है, इसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। कौन, हमारा एक कैल्शियम आयन। जैसे कैल्शियम आयन कैल्शियम चैनल से, देखो ये हमारे सेल का इंट्रा है, इंट्रा सेलुलर है, और ये हमारे एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर में कैल्शियम आयन है। अब देखो प्रोटीन की सिंथेसिस हमारे बॉडी में होना है, मींस कि हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन चाहिए, या फिर सेल्स को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो अब सेल को एहसास होगा नहीं यार हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी है, तो सेल क्या करेगी, अपने अंदर प्रोटीन बनाएगी। प्रोटीन बनाने के लिए सेल के कौन से ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं, हमारे राइबोसोम ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। बात समझ में आई। अब इस प्रोटीन सिंथेसिस को करवाने के लिए किस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीएज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। अब देखो ये जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम आयंस एक ऐसे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जाकर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। कैल्शियम आयंस ये हमारे सेल्स के अंदर गया थ्रू द कैल्शियम आयंस, ठीक है, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाया। कैल्शियम आयन क्या किया, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दिया। जब एंजाइम की एक्टिविटी क्या, एंजाइम को एक्टिवेट किया, बढ़ाया नहीं, एंजाइम को एक्टिवेट किया। एंजाइम हमारा उठ के क्या किया, राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का सिंथेसिस करवाने लगा, ठीक है। कौन, किसके थ्रू हो रहा है, कैल्शियम के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, कैल्शियम के थ्रू हो रहा है। और ये प्रोसेस लगातार एक सेल्स में होती रहती है, ठीक है। बात समझ में आई, कौन सा चैनल है, कैल्शियम चैनल है। अब देखो अब क्या होता है, जैसे ही लॉन्ग टाइम से ह्यूमन बॉडी में हाइपोक्सिया होता रहेगा तो कैल्शियम पंप क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। कैल्शियम पंप स्टॉप हो जाता है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम पंप हमारे स्टॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम एक्युमुलेशन हो जाता है साइटोसोम में, ठीक है। ये पंप हमारा क्या हुआ, स्टॉप हो गया। कैल्शियम आयन गए, इसमें जा रहे हैं, आ रहे हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, देखो कैल्शियम का आदान प्रदान सेल में होता रहता है।
कैल्शियम का आदान प्रदान सेल में होता रहता है। तो जब एक कैल्शियम हमारा क्या होता है, किसी वजह से जब इस पे डैमेज होता है तो ये हमारा कैल्शियम चैनल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, मीन्स कि कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से एक कैल्शियम आयन हमारे सेल के बाहर नहीं आ पाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हमारे प्रोटीएज एंजाइम को ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं। प्रोटीएज एंजाइम को एक्टिव करा, भाई इसका कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये प्रोटीएज एंजाइम को ज़्यादा एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से ये हमारे जो प्रोटीन्स डैमेज होते हैं, प्रोटीन्स को डैमेज करने लगता है। बनाने की वजह ही क्या करता है, ज़्यादा एक्टिव है तो वहाँ पे प्रोटीन्स को डैमेज करने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा राइबोसोम डैमेज हो जाता है। मीन्स कि राइबोसोम को डैमेज करता है, किसको डैमेज करता है, राइबोसोम को डैमेज कर देता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। अब भाई आपके नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, आपके नॉर्मल कंडीशन है, मीन्स कि आप क्या करते हैं, अगर आप पे क्या होता है, आप 2-3 साल के, जैसे 3-4 साल के हैं मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आपको 1-2 किलो का वजन दे दिया जाए तो आप आराम से झेल लेते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आपको 10 किलो का 15 किलो का वजन दिया जाए तो आप पीछे के जाएंगे, नहीं झेल पाएंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है, जब ज्यादा इस पे क्या करता है, प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, हमारे राइबोसोम को ज्यादा एक्टिव कर देता है, तो हमारा राइबोसोम धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। जब राइबोसोम डैमेज होगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं होगी, जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो हमारे सेल को मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिल पाएगा और ये हमारी सेल क्या हो जाएगी, डेड कर जाएगी, ठीक है, बात समझ रहे हैं। ये सेल हमारी क्या हो जाएगी, डेथ कर जाएगी। देखो ये सारी प्रोसेस होती है तब जाके हमारी ये सेल डेथ करती है, लेकिन अभी राइबोसोम को समझो, राइबोसोम की वजह से हमारी सेल क्या की, डेथ की। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो हमारा कैल्शियम एक्युमुलेशन है, कैल्शियम का एक्युमुलेशन कहाँ पे हो रहा है, कैल्शियम का एक्युमुलेशन हमारे सेल के अंदर हो रहा है। कैल्शियम का एक्युमुलेशन कहाँ पे हो रहा है, सेल का अंदर, मीन्स कि सेल के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सेल के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अब देखो, अब ये सेल के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा है तो इसका मतलब है कि हमारी जो सेल के अंदर कैल्शियम का एक्युमुलेशन होने लगा। अब आपको पता है कैल्शियम एक ऐसा कंपोनेंट्स होता है, एक ऐसा आयंस होता है जो एंजाइम एक्टिवेशन होता है। ये क्या करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जैसे कि कोई सिग्नल भेजना है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को भी एक्टिवेट कर देता है। हमारे बॉडी में एनर्जी की जरूरत है, जैसे कि इमरजेंसी कंडीशन में एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे आप क्या किया, कोई अचानक से शेर देख लिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे हॉस्पिटल में क्या हुआ, 1-2-3 मतलब कि एक कोई ऐसा पेशेंट है जो 3-4 दिन का खाया पिया है, 3-4 दिन का खाया पिया है, उसके अंदर थोड़ी सी भी जान नहीं है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, थोड़ी सी भी जान नहीं है, लेकिन वो मतलब कि इतनी जान नहीं है कि वो उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके आगे ना अचानक से शेर आ जाए, मान लीजिए हॉस्पिटल में अचानक से कोई दुर्घटना हो जाए या फिर अचानक से उसके आगे कोई शेर आ जाए, तो सबसे पहले वही भागेगा। ऐसा इंसान भागता है, मैं भागेंगे तो सब, लेकिन सबसे तेज वही भागेगा, आप देखते हैं, ठीक है। तो वो क्यों भाग रहा है, क्योंकि उसके अंदर धार से क्या गया, कैल्शियम गया। एक कैल्शियम जाके एड्रेनलिन नाम का एक एड्रेनलिन नाम का क्या होता है, हार्मोन्स होता है, एड्रेनलिन नाम का हार्मोन्स होता है, वो जाके क्या करता है, वो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में एनर्जी मिलने लगती है, ठीक है। एड्रेनलिन नाम का हार्मोन्स एनर्जी का प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, वही उसी की वजह से होता है, ठीक है। तो कैल्शियम आयन एक ऐसा कंपोनेंट्स होता है जो जाके एंजाइम एक्टिवेटर इसको कहते हैं, एंजाइम एक्टिवेटर, ये जाकर हमारे सेल्स में जितने भी एंजाइम होते हैं सबको एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। बॉडी को सिग्नल दिमाग तक जाना है, भाई कौन देकर जाएगा, ये देकर जाएगा, इस एंजाइम के थ्रू जाएगा, तो कैल्शियम आयन जाएगा, उस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, पता है ना। जैसे आपको कोई जैसे पोस्टमार्टम के थ्रू समझिए, सॉरी पोस्टमार्टम नहीं याद आ रहा, जाने दीजिए, मत सुनिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, मीन्स कि एंजाइम की एक्टिविटी, जैसे कि आप देखो क्या है, हमको जैसे प्रोटीन्स बनाना है, ठीक है, प्रोटीन्स बनाना है, प्रोटीन्स बनाने के लिए हमको प्रोटीएज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, तो प्रोटीएज एंजाइम एक्टिवेट होगा तभी ना काम करेगा, कौन एक्टिवेट करेगा, कैल्शियम करेगा। ऐसे इंडोन्यूक्लियर एंजाइम, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो न्यूक्लियस के अंदर क्या करता है, डीएनए का फॉर्मेशन करवाता है, इंडोन्यूक्लियस की वजह से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इंडोन्यूक्लियर एंजाइम डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इसको कौन एक्टिवेट करता है,
है, इसको हमारा कैल्शियम आयन एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब देखो जब हमारे सेल के अंदर कैल्शियम आयन का एक्युमुलेशन हो जाएगा, मींस कि कैल्शियम आयन हमारे बढ़ेंगे, कैल्शियम आयन ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, मींस कि कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा, तो जाके क्या करता है, इंडो न्यूक्लियर एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। वो जाके इंडो न्यूक्लियर एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। अगर ये नॉर्मल कंसंट्रेशन में है तो हाँ भाई, तब इंडो न्यूक्लियर एंजाइम एक्टिवेट हुई, जितना हमारे सेल्स को डीएनए आरएनए की जरूरत है उतना प्रोडक्शन करवाई, जितना जरूरत है उतना करवाई। लेकिन हमारे सेल में ऑलरेडी कंसंट्रेशन बढ़ा है कैल्शियम का, तो ये सारे के सारे मिलकर इसके भी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। जब इंडो न्यूक्लियर की एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डैमेज करने लगेगा, न्यूक्लियर को डैमेज करने लगेगा या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डैमेज करने लगेगा, जिसके अंदर डीएनए भरा रहता है। ये हमारे सेल है, सेल के अंदर ये जो अंदर वाला होता है, इसमें क्या भरा रहता है, इसमें न्यूक्लियस भरा रहता है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इसके अंदर डीएनए बनता है, तो ये डीएनए कौन बनाता है, डीएनए किसकी मदद से बनता है, इंडो न्यूक्लियस एंजाइम की मदद से बनता है। किसकी वजह से बनता है, इंडो न्यूक्लियस एंजाइम की वजह से बनता है। इस इंडो न्यूक्लियस एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है, हमारा कैल्शियम आयन एक्टिवेट करता है। जब एक कैल्शियम आयन हमारे सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन में पाएंगे तो वह इंडो न्यूक्लियस एंजाइम को हाई कंसंट्रेशन में एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डैमेज होने लगेगी और हमारा जो डीएनए है वो बिखर जाएगा और ये क्या करेगा, एक टाइम पे डैमेज हो जाएगा, मींस कि हमारा डीएनए भी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जब ये जो तीसरा जब ज्यादा एक्युमुलेशन होता है, तब देखिए तीसरा कौन है, फॉस्फोलाइपेज डैमेज। कौन सा है, फॉस्फोलाइपेज डैमेज, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है। अब देखो ये हमारे इसी में क्या पाया जाता है, देखो ये हमारी सेल है, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें ऐसे करके क्या पाया जाता है, इसमें ऐसे ही करके क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें ऐसे करके राइबोसोम पाए जाते हैं और यहाँ पे आपको लाइसोसोम दिखेगा। ठीक है, इसी में आपको गोल्गी बॉडी दिखेगा, इसी में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा। क्या दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा। ये हमारा क्या है, लाइसोसोम है। इसी में आपको राइबोसोम भी दिखेगा, ऐसे क्या होगा, राइबोसोम भी दिखेगा। और इसमें आपको क्या दिखेगा, और सेंट्रोसोम भी दिखेगा। क्या दिखेगा, सेंट्रोसोम। तो ये जो है, ये सारे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स आपको सेल में देखने को मिलेंगे। ये सब क्या है, ये सेल के कंपोनेंट्स है, ऑर्गेनेल्स है। इसके अंदर क्या भरा है, इसके अंदर वाटर भरा है। तो ये सारी चीजों को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट कर रही है। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, इस सेल की सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट कर रही है, सेल की सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट कर रही है। अब देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, अरे यार इसको मिटा दिए, इधर देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में क्या होते हैं, 5 अमीनो एसिड होते हैं। कितने अमीनो एसिड होते हैं, 5 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, एक फॉस्फोलिपिड में क्या होते हैं, 5 अमीनो एसिड होते हैं। अरे छठ हो गया। अब देखो, अब ऐसे ही 5 अमीनो एसिड यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या मिलकर बनी होती है, ऐसे हमारी क्या मिलकर बनी होती है, सेल मिलकर बनी होती है ना। ये हमारी बाई लेयर है, 2 लेयर है। ये हमारी फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड किससे कंप्लीट हो रहा है, 1 फॉस्फोलिपिड हमारे 5 अमीनो एसिड से कंप्लीट हो रहे हैं। किससे 5 अमीनो एसिड से बन रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, 5 अमीनो एसिड है। ठीक है, अभी भी ये आपस में जुड़े नहीं है, अमीनो एसिड है। ठीक है, ये हमारे आपस में जुड़ते हैं, किसके थ्रू जुड़ते हैं, ये हमारी बैक्टीरिया की, सॉरी ये ह्यूमन बॉडी की सेल बन रही है। ठीक है, एक इसके थ्रू जुड़ते हैं, ये हमारे ग्लाइसिन नाम की एक चेन होती है उसके थ्रू। मींस कि ग्लाइसिन क्या करती है,
ग्लाइसिन नाम की एक चेन होती है, वो क्या करती है, वो क्रॉस लिंकिंग करवाती है वन लेयर को, वन फास्फोलिपिड लेयर को क्रॉस लिंकिंग करवाती है दूसरे फास्फोलिपिड लेयर में। ठीक है, ये जो क्रॉस लिंकिंग होती है, ये किसकी वजह से होती है, ये फास्फोलाइपेज एंजाइम की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, फास्फोलाइपेज एंजाइम की वजह से होती है। अब देखो इस एंजाइम को एक्टिवेट कौन किया, ये हमारे कैल्शियम किए, कौन किए, कैल्शियम आयन किए। ठीक है, कैल्शियम आयन किए, एक्टिवेट करके फिर वापस निकल जा रहे हैं। जब हमारे सेल्स में कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मींस कि कैल्शियम आयन हाई कंसंट्रेशन में एक्यूमुलेट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इसको जाके एक्टिवेट कर देते हैं। किसको, इसको फास्फोलाइपेज एंजाइम को जाके क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। जिसकी वजह से ये जो फास्फोलाइपेज एंजाइम क्या करता है, ये जो कैल्शियम आयन होता है जैसे ही इसको एक्टिवेट करेगा तो ये क्या करता है, ये सेल को जो जोड़ रहा है ना, इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा कि ये सेल को तोड़ने लगेगा। ये सेल को क्या करेगा, तोड़ने लगेगा। किसको तोड़ रहा है, सेल मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड बाइलेयर को तोड़ रहा है। किसको, फास्फोलिपिड को तोड़ रहा है। जब ये सेल टूटने लगेगी, ये सेल जब टूटने लगेगी तो सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो बिखर जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि हमारी सेल डेथ कर जाएगी। ठीक है, तो इन तीनों वजह से हमारी सेल क्या होती है, डेथ कर जाती है। मीन्स कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में इंसान वापस नहीं आता है। मीन्स कि जिसको बहुत लंबे टाइम से हाइपोक्सिया की बीमारी है, इंसोनिमिया की बीमारी है, जिसमें ब्लड प्रेशर लो वगैरह होते हैं, या फिर अचानक से कोई सेल पे स्ट्रेस पड़े, या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट पे सेल पे कोई स्ट्रेस पड़े, तब वो इंसान क्या होता है, डेथ कर जाता है। कैसे होता है, बात समझ में आई। सेल का क्या हो जाता है, सेल का डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है। कैसे डेथ होता है, राइबोसोम डैमेज हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है और सेल का सेल वॉल डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान डेथ कर जाता है। अब देखिए हम क्या बोले थे, अब यहाँ पे सुनिए, अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे आइए, ये दूसरा वाला में, यहाँ पे हमारा क्या होता है, लैक्टिक एसिड हमारे सेल्स में बढ़ने लगता है। लैक्टिक एसिड सेल में बढ़ रहा था, जिसकी वजह से सेल का जो पीएच था वो एक नॉर्मल कंडीशन में जा रहा था, मेंटेन नहीं हो रहा था। ठीक है, इसकी भी वजह से इंसान की मौत होती है अगर इसको डिटेक्ट नहीं किया, पहचान नहीं सका या एक टाइम से तब। ठीक है, मतलब अपने टाइम पे अगर इसकी पहचान नहीं हो पाई तो इससे भी इंसान एक्सपायर हो जाते हैं। कैसे होते हैं, देखिए ये जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारे पीएच को क्या करता है, गड़बड़ कर देता है। किसके पीएच के, सेल्स के अंदर वाले पीएच को गड़बड़ कर देता है। अब हमने बताया था सेल्स के अंदर एक और कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। ये जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर एक हाइड्रोलाइसिस नाम की एंजाइम होती है, हाइड्रोलाइसिस नाम की एंजाइम होती है। आप सुने होंगे ये जो लाइसोसोम होता है ये किसमें मदद करता है, ये हमारा क्या है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है। डाइजेस्टिव मींस कि भोजन को डाइजेस्ट करने में हमारा लाइसोसोम मदद करता है। ठीक है, इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है, हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम होती है वही क्या करती है, भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। जब हमारे सेल के अंदर लैक्टिक एसिड बढ़ता है और सेल का पीएच जब कम होता है तो ये एसिडिक नेचर हमारे सेल में होने लगता है, जिसकी वजह से ये जो लाइसोसोम की जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या होने लगेगी, धीरे धीरे टूटने लगेगी। लाइसोसोम के ऊपर वाली लेयर क्या होगी, धीरे धीरे टूटने लगेगी। टूटते टूटते एक बार पूरा टूट जाएगी, मीन्स कि भ्रष्ट कर जाएगी। तो ये जो लाइसोसोम है ये सेल में पूरी तरह से फैल जाएगा। जब ये पूरी तरह से फैल जाएगा, आप जानते हैं लाइसोसोम में जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है वो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। ठीक है, किसमें, भोजन को डाइजेस्ट करने में। जब ये निकलेगी तो सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, आरएनए, डीएनए, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और हमारा सेंट्रोसोम हो गया। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स सेल्स के होते हैं सबको क्या करेगा, सबको खाने लगेगा, सबको क्या करेगा, साफ कर देगा।
वो एक समय ऐसा आएगा कि सेल मेम्ब्रेन को भी डाइजेस्ट कर देगा। मीन्स कि ये जो लाइसोसोम है ये बहुत ही खतरनाक सब्सटेंस होता है। ये अगर इसका कंसंट्रेशन लिमिट में यूज हो, मीन्स कि ये निकलता है तो धीरे धीरे निकलता है ना, लेकिन ये क्या हुआ, ये हमारी सेल ही, लाइसोसोम की सेल ही डैमेज हुई, ये सब्सटेंस सेल में पूरी तरह से फैल गए, सेल में क्या हुए, पूरी तरह से फैल गए, जिसकी वजह से क्या कि सेल के जितने भी ऑर्गेनल होते हैं उसको धीरे धीरे खाने लगते हैं। जब खाने क्या, उसको धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा जाते हैं, उसको पचा देते हैं, और ये भी जिसकी वजह से सेल हमारी क्या होती है, डेथ कर जाती है। मीन्स कि सेल में इंजरी कॉज होती है जिसकी वजह से सेल डेथ कर जाती है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सेवरन जो होते हैं, जो इरिवर्सिबल होते हैं, उसमें इंसान की सीधा मौत होता है, इसमें सेल हमारी डैमेज हो जाती है और बहुत भयानक तरीके से डैमेज हो जाती है। उसका आरएनए, डीएनए, न्यूक्लियस, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की जो लेयर होती है, सब कुछ टूट जाता है, ठीक है, और रिपेयर नहीं होने लायक होता है, ठीक है। और जो इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल में क्या होता है, वो वापस से कंट्रोल में लाया जा सकता है। जैसे हाइपोक्सिया अगर किसी को हुआ, ठीक है, और सांस ऊपर नीचे कर रहा, हॉस्पिटल में ले गए, उसको वेंटिलेटर लगा दिया गया, सब सही हो गया, वेंटिलेटर लगाएगा, कुछ थोड़ा बहुत दवा दे गई, आप देखेंगे फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आ गए। और वही जब ज्यादा हो जाए तब लेकर जाइए तो इंसान एक्सपायर भी हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? आप बहुत सारे ऐसे केसेस देखे भी होंगे जो सुनने में आया है कि अरे यार बहुत दिन से बीमार थे इसीलिए एक्सपायर हो गए, जानने दीजिए उनका मरना बहुत दिन से ठीक था, खटिए पे थी, ठीक है। तो यही सारे रीजन होते हैं, इससे हमारी इंजर्ड कर जाती है, इंजर्ड करने के बाद इंसान की डेथ पक्की होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इस वीडियो में हमारा पैथोजेनेसिस खत्म हुआ, मीन्स की मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी खत्म हुआ। ठीक है, आगे की टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप जब भी वीडियो देखिएगा डिस्क्रिप्शन को जरूर फॉलो करिएगा। हम सारे लिंक क्या करेंगे, सारे वीडियो का लिंक हम एक डिस्क्रिप्शन में देते जाएंगे, तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।